नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ख्याति प्राप्त पद्मा सचदेव जी को कौन नहीं जानता। डोगरी भाषा की प्रथम आधुनिक कवित्री पद्मा सचदेव जी का हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है। 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड, 2001 में पद्मश्री सम्मान और 2015 में इन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। लगभग 60 पुस्तकें लिख चुकी पद्मा जी विभाजन के दर्द और उससे उपजी परिस्थितियों पर भी लिखती हैं। पद्मा सचदेव जी जम्मू के डोगरी परिवार में जन्मी। इनके पिता भारत पाकिस्तान विभाजन के हिंसा के शिकार हुए थे। रातों रात गांव घर समाज में दीवार कैसे खड़ी हो जाती है और इन सब का सीमाओं पर रह रहे लोग किस प्रकार सामना करते हैं, प्रस्तुत कहानी में लेखिका इसी मर्म को बयां करती है। इस कहानी का केंद्र है एक कुआं। इस कुएं को देश के बंटवारे के साथ बांट दिया गया। दोनों देशों को आधा आधा कुआं मिला। आइए सुने पद्मा सचदेव जी की पूरी कहानी इस आधे कुएं की। कुआं अभी अभी पाट दिया गया है। यह समाचार गांव में फैलते देर नहीं लगी। अभी कुएं में डाली गई मिट्टी एकदम पोली थी। कहीं कहीं पानी ऊपर उछलकर मिट्टी को गीला भी कर गया था। आखिर कुएं का पानी सारा गांव पीता था। थोड़ी सी छटपटाहट तो उसे होनी ही थी। गधे अपनी पीठ पर मिट्टी से लदे हुए बोरे अभी अभी डालकर गए थे। कुएं में मिट्टी तब तक डाली जाती रहेगी जब तक उसका नामो निशान नहीं मिट जाता। कुएं के किनारे लगा मेहंदी का बड़ा सा बूटा अपनी शाखाएं फैलाए डटा हुआ था। दोनों तरफ से औरतें उसकी पत्तियां लेने आती थीं। कुएं के बंद होते ही दोनों तरफ की औरतों की ज़बान पर ताले लग गए थे। जिन औरतों को कुएं के पटने का पता नहीं था, वे अपने सिरों पर घड़े, गगरियां, रस्सी, बाल्टी लटकाए स्तब्ध खड़ी थीं। किसी के बगल में बच्चा था, सिर पर बटलोई तो किसी के कंधे पर रस्सी। दोनों तरफ जुबानों पर ताले लग गए थे। आंखें मुखरित हो गई थीं। कभी दूर से धड़ाम धड़ाम गोलों के फटने की आवाज़ आती। इसे सुनकर कोई भी नहीं डरता था। गोला पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का, ये जान पाना मुश्किल था। तभी गेंद खेलते बच्चे की गेंद कुएं की मिट्टी पर गिरी। लड़का गेंद उठाकर भागने लगा तो गीली मिट्टी से पांव रपट गया। उसकी माँ वहीं खड़ी थी। बच्चे को उठाते हुए उसने दो धौल उसकी पीठ पर जमा कर कहा, मुआ, वहाँ पाकिस्तान की तरफ क्या लेने गया था? बच्चा हैरान हो गया। यह तो कुआं था, पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? कल तक तो सब यहीं पानी भरती थी। आज कुआं ही पाट दिया गया, वह भी मिट्टी के साथ। माँ ने उसे बाह से पकड़कर हिंदुस्तान की तरफ धकेल दिया। औरतें कुएं की तरफ एक हसरत भरी नज़र डालकर अपने अपने घरों को चली गईं। बेरी के दरख्त के नीचे बैठी सोमा को किसी ने अपने साथ आने को नहीं कहा। हो सकता है उसे किसी ने देखा भी ना हो। सोमा घर से एक बड़ी बटलोई लाकर कुएं की जगत पर रख देती। गांव की कोई भी बहू बेटी उसकी बटलोई भरकर उसके घर छोड़ाती थी। जिस बेरी के नीचे सोमा बैठती, वह उगी तो हिंदुस्तान की सरजमी पर थी, पर उसकी टहनियाँ पाकिस्तान पर बिछी जाती थीं। जब बेरी फलों से लद जाती तो दोनों मुल्कों के बच्चे अपनी अपनी तरफ के बेर खा लेते। तोते भी इस बात का खासा ध्यान रखते थे। बेरी हर बरस जवान होती, पर सोमा हर बरस बुढ़ा रही थी। इसी बेरी के नीचे दो बैठने लायक पत्थर थे, एक हिंदुस्तान की तरफ, दूसरा पाकिस्तान की तरफ। यहीं बैठकर रज्जो यानी रजिया और सोमा घंटों बातें किया करती थी। यह नियम पिछले 50 सालों से चला आ रहा था। सोमा ने अपनी छड़ी से धूल में हिलते हुए कीड़े को टटोला। छड़ी लगते ही वह कीड़ा पाकिस्तान की तरफ भागा। सोमा चिंतित हो उठी। कहीं यह मुआ रज्जो के घर न चला जाए। लगता तो साफी का बच्चा है। आज पहली बार नियम टूटा है। उसके मुए मर्द ने आने न दिया होगा। मर्दों की कौम होती ही दिल की काली है। सोमा वहीं बैठी रही, अकेले। उसका दिल कांप रहा था। आंखें दूर पगडंडी पर लगी थीं, जहाँ से रज्जो सिर पर घड़ा रखे या कभी सिर्फ पोते को उंगली से लगाए आया करती थी। नहीं, आज रज्जो नहीं आएगी।
ना आए मुझे क्या। उसने आंखें बंद की, बस रील घूमने लगी। सोमा का रंग तब ऊंची उठती आग के जैसा था। इस सिंदूर को अपनी पतली सी ओढ़नी में छुपाए वह कोहनी के सहारे लेटी लेटी पता नहीं क्या सोच रही थी। शायद इस बारे में जब भागती भीड़ का रेला उसे अकेली छोड़ गया था, भीड़ में गिरी तो उसे पता नहीं किसने घसीटकर कोने में उगी घास के एक टुकड़े पर लिटा दिया था। उसे जब होश आया तो वह इस कैंप में थी। यहीं उसे रजिया भी मिली थी। कई औरतें थीं जो अपने अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रही थीं, पर कोई नहीं आया था। पता नहीं कोई बचा भी था या नहीं। तभी भाग कर आती रजिया ने उसके मुंह पर चूल्हे की राख मलकर उसे काला कर दिया था। क्या कर रही हो रज्जो, चुप करके लेटी रह। ऐसा दमकता मुंह क्या अंधेरे में भी किसी की नज़र से बच सकता है। वह कुछ और कहे उसके पहले ही धाड़ धाड़ करते हुए कुछ लोग कैंप में घुस आए थे। वे सबके मुंह पर टॉर्च की रोशनी डालते, जो भी मुंह दमकता उसे उठाकर दीवार के सहारे खड़ा कर देते। साथ साथ 8-8 औरतों को वे साथ ले गए। सुबह रात भर जलती लालटेन की तरह धुआई हुई ये औरतें लौटकर वहीं आ जाती, मुर्दों में मुर्दा। फिर एक दिन कई ट्रक आकर अपनी अपनी मिल्कियत संभाले हिंदुस्तान व पाकिस्तान को रवाना हो गए। रजिया इस गांव के कैंप में आई तो उसे पता चल गया था कि उसके घर का कोई नहीं बचा है। यह कैंप सरहद के पास था। वहीं एक जुलाहे के साथ उसका निकाह कर दिया गया। सोमा का ब्याह भी सरहद के पार एक दर्जी से हो गया। उसके घर के किसी भी व्यक्ति के जिंदा होने की खबर न थी। दर्जी को घर से खाना खाने के सिवा कोई मतलब न था। उसका कहना था, बस मेरा वंश चलना चाहिए। वंश चलाने के लिए सोमा बुरी न थी। उसने 4 बेटों को जन्म दिया। दर्जी ने सोचा 4 मशीनें खरीद दूंगा, दुकान चमकने लगेगी। सोमा, दिन के उजाले में कुएं पर न जाया करो, लोग तुम्हें देखकर नज़र लगा देंगे, अक्सर सोमा का पति कहता। सोमा सुबह तारों की रोशनी में उठकर कुएं पर नहाती और पानी भर लाती। कपड़े धोने दर्जी का चेला चला जाता था। चलो ये तो आराम ही है, सोमा को कोई एतराज़ न होता। और फिर एक दिन मुंह अंधेरे नहाकर जब घर पर पानी ले जाने के लिए उसने गागर कुएं में डाली तो दूसरी तरफ से भी एक बर्तन कुएं में जा गिरा। सोमा का दिल धक से रह गया। इतने अंधेरे में नहीं आना चाहिए था। उसने कड़क कर पूछा, इतनी सुबह पानी भरने कौन है, कौन आई हो? सोमा ने देख लिया, हाँ कोई औरत ही है। घड़ा जहाँ था वहीं रुक गया। ऊपर खींचकर उसने ज़मीन पर रखा और भागकर सोमा के गले लग गई। तब सरहद पर बत्तियां न थीं। उस औरत ने रोते रोते कहा, मैं हूँ तुम्हारी रज्जो। 1.5 महीना उस कैंप में थी, कभी सोचा न था कि फिर तुम्हें देखूंगी सोमा। नसीब हमें फिर एक जगह ले आया है। मैं सामने वाले गांव में हूँ। इस कुएं का पानी बड़ा मीठा है। कभी कभी यहाँ पानी भरने आती हूँ, पर तुम्हें तो कभी नहीं देखा। सोमा ने कहा, मेरा दर्जी उजाले में बाहर नहीं निकलने देता, मुझे नज़र नहीं लग जाएगी। उस दिन मेरे चेहरे पर तुमने राख न मल दी होती तो पता नहीं ये मुँह कहाँ कहाँ काला होता। हाँ रज्जो, मुँह सिर्फ औरत का काला होता है। चलो जाने दो, बड़ा शुक्र है ऊपर वाले का। कैंप में थे तो लगता था सारी ज़िंदगी वहीं बीत जाएगी। चलो भूल जाओ उन बातों को। कितना अच्छा है, मेरा आदमी दर्जी और तुम्हारा जुलाहा, एक कपड़ा बुनेगा दूसरा सिलेगा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। जवान हंसी पर सुबह उठने की कोशिश करते, परिंदे हड़बड़ी में भागे। रज्जो वादा करो, रोज आओगी, यहीं बैठकर बातें करेंगे। एक पत्थर बेरी के नीचे पड़ा है, तुम भी एक पत्थर पास में ले आओ। ठीक है। चलो रज्जो, अब हम इसी बेरी के नीचे बातें किया करेंगे। ज्यों ज्यों बेरी का दरख्त बड़ा होने लगा, सब इस कुएं को बेरी का कुआं कहते। सबसे ज़्यादा रौनक सुबह और शाम को ही लगती। सुबह दोनों तरफ की औरतें बेरी की टहनियों पर दुपट्टा डालकर नहा लेती, एक दूसरे से चुहले करती। देखा देखी दूसरी ओर भी यही होता। अगर कोई पानी भरने लगता तो वह छपाछप सारे बर्तन भर डालती। होड़ सी लग जाती।
पहले कौन सारे बर्तन भर ले। बर्तन भरते रहते, कुआं खाली होता रहता, सबको पवित्र करता कुआं। रजिया ने सोमा को बताया था, मेरा मर्द जुलाहा है। सोमा ने कहा, मेरे दर्जी को तो सब छैला कहते हैं, पर जब हमारे नसीब में आया तब उतना छैला नहीं था। रजिया ने हंसकर कहा, चलो जिंदगी कट जाएगी। सिर छुपाने की जगह औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। गोद में क्या है? प्रफुल्लित होकर सोमा ने कहा, बेटा है। और तुम्हारे? शर्मा कर रजिया बोली, जुड़वा है। हंसकर सोमा ने कहा, चल हट। फिर रजिया और सोमा पानी भरने आती तो कितनी देर बातें करती। ज्यों ज्यों बच्चे बड़े होते गए, कुएं पर उनका बैठने का समय भी बढ़ता गया। अपने अपने इलाके में पत्थरों पर वे दोनों सहेलियां सिर से सिर जोड़े पता नहीं क्या क्या खुसुर पुसुर करती रहती। अब उनके होने पर कोई ध्यान नहीं देता था। 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में दोनों तरफ से गोले भी चले, सिपाही भी मरे और सीमा पर मिलिट्री की गश्त से डर के मारे कुआं वीरान होता गया और आर पार रहने वाले एक दूसरे की माँ बहनों को गाली देते, एक दूसरे की तरफ गए अपने गाय गोरुओं पर सारा गुस्सा निकालते और शाम को उन्हें अपने अपने घर ले आते। इन गाय भैंसों को लड़ाई का मतलब पता नहीं था और इसी तरह रजिया और सोमा की समझ में भी नहीं आता था कि अब किस चीज़ की लड़ाई थी। मुल्क तो बांट लिया, अब अपने अपने इलाके में जाके मरो, लेकिन नहीं, लड़ाई ज़रूर करेंगे। सीमा पर आए दिन गाय गोरुओं को लेकर तो लड़ाई होती ही थी। कभी कभी वहाँ की मुर्गी इस तरफ आ जाती, कभी कोई बंदरिया नाम मात्र की सीमा लांघ जाती। अक्सर यहाँ की गाय भैंसें चरते चरते वहाँ चली जाती और वहाँ की यहाँ आ जाती। दोनों के पेट भरे रहते। कौन सी घास किस मुल्क की है उन्हें इससे मतलब न था। जब कोई गाय भैंस गाभिन हो जाती तब भी पता न चलता कि बच्चा पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का। जब लड़ाई न होती, लड़ाई करने की कोई ख़ास वजह किसी को दिखाई न देती, लड़ाई शुरू होते ही एक दूसरे के दुश्मन बने लोग अपनी गाय भैंसों को अपनी हद में रखने की कोशिश करते। सोमा का बड़ा बेटा फ़ौज में चला गया तो रज्जो का बेटा भी फ़ौज में ड्राइवर हो गया। कुएं पर बैठकर दोनों कहती, क्या कहूँ, कहीं मुँहे आपस में ही लड़कर ना मर जाएं। रज्जो बड़ी संजीदगी से सोमा के कामने कहती, देखो सोमा, ये सब नंबरदारों की करतूतें हैं, यही लड़वाते हैं मुल्कों को, असली गुनहगार यही हैं। हमने अपने बेटे एक दूसरे के साथ लड़ने को पैदा नहीं किए। सोमा ने बहुत उदास होकर कहा, मैंने बहुत मना किया था। असल में एक कप्तान ने इनसे कपड़े सिलवाए थे। इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को सिपाही लगवा दीजिए। बस उसे याद रहा और जगह निकलने पर बेटे को सिपाही लगवा दिया। मेरे भी दूसरे ने दुकान खोल ली है, उसकी छींटे लेने तो चोरी छिपे हिंदुस्तान से औरतें आती हैं, रजिया ने कहा। सोमा ने कहा, देख रज्जो, एक कमीज का कपड़ा मेरे लिए लाना, मोतिया रंग पर लाल छापा हो तो खूब बनेगी। रजिया ने कहा, मैं खुद दुकान पर जाकर अपनी पसंद के छाप की कमीज लाऊंगी, कुर्ता तो तुम्हें मेरा जीजा खूब फिटिंग वाला सी देगा। दोनों हंसने लगी। लड़ाई खत्म होने पर वैसे ही एक दूसरी तरफ के लोग मिल जाते थे, जैसे दूध और पानी। फिर सब वही जीने के अंदाज शुरू हो जाते। 1965 की लड़ाई में कुएं पर एक बार सन्नाटा छा गया। फौजियों की आवाज़ के डर से कोई पानी भरने नहीं आती। फौजी ट्रकों में पानी लाद लाद कर छावनियों में पहुंचाते रहते। लड़ाई की वजह से आर पार होने वाले सब रिश्तेदारों की शादियां रुक जाती। लड़ाई का झमेला हटते ही पार का फ़कीरा अपने सगे भाई मोहम्मद के घर बारात ले गया। लड़ाई के बाद यह पहला खुशगवार वाक़या था। वहीं शादी में सोमा और रजिया मिली तो एक दूसरे के गले लग गईं। लड़ाई के बाद दोनों के बच्चे सही सलामत थे। रजिया ने रोते रोते कहा, अल्लाह का शुक्र है, मेरा बच्चा जंग से जीता जागता लौट आया। शुक्र है रजिया, तेरा भांजा भी सही सलामत वापस लौटा है। मोह ने इसके पाँव पर गोली चलाई थी, वह तो जानो बूट बड़ा पक्का था, उसी के ऊपर से होकर निकल गई। मैं कल ही पंजपीर में नियाज देकर आई हूँ। पंजपीर हिंदुस्तान में था। रजिया ने कहा, सोमा, मन्नत तो मैंने भी वही मानी हुई है। अब किसी दिन गश्त कम होगी तो दे आऊँगी। मुझे जम्मू से ख़रीदारी भी करनी है। पता नहीं रजिया, लड़ाइयाँ कब ख़त्म होंगी।
हमारी ज़िंदगी इसी डर में बीत जाएगी, पता नहीं। हाँ, अब हम दादी और नानी हो गई हैं, पता नहीं कितने दिन के और हैं। इधर उधर मार कुटाई न हो तो पता ही नहीं चलता कि दो मुल्क हैं। पता तो तब चले जब हम अलग हों। हमारे सुख दुख साझे हैं, हमारी गरीबी एक है। हम इकट्ठे जवान हुए, इकट्ठे ही बूढ़े हो रहे हैं। तुम्हें क्या बताऊं, अब आँखों से ठीक सुझाई नहीं देता। इतनी बार लड़कों का बाप शहर में आँख वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए कहता है, फिर भूल जाता है उसकी तो अपनी आँख भी खराब ही है। आँखें तो हमारी भी खराब हैं। लड़ाई बंद हो तो मैं भी तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूँगी। सुना है कि बड़ा सयाना डॉक्टर है। कुछ दिन रुको, फिर इकट्ठे चलेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। रजिया ने घुटनों पर बोझ डालकर उठते हुए कहा, सोमा, नया सत्तू निकला है, तेरे लिए ले आऊँगी। अपने बुढ़े को भी पिला देना। कुएं पे रौनक लगनी फिर शुरू हो गई। कोई नई बहुओं को कुआं पूजने लाती तो कोई सामने वालियों को भी बताशे बांटते। खूब रंगीन हो जाता कुआं। उसका पानी बर्तनों के डूबने से कांपता रहता। कभी कभी कोई बर्तन, किसी की चाबियां कुएं में से सामान निकालने वाले यंत्र पर डालकर निकाले जाते। बर्तनों पर झगड़ा होता, यह पाकिस्तान की बाल्टी है तो ये बटलोई हिंदुस्तान की है। पर पानी तो दोनों में एक जैसा ही रहता, जैसे आसमान दोनों का था। उस पर कोई लड़ाई नहीं होती थी। इसके बावजूद सीमा पर छुटपुट वारदातें होती रहती थीं। इसका अभ्यास दोनों को था। इस पर कभी कभी बहस भी होती, पर ज़्यादातर लोग इस तरह की कोई बात करना नहीं चाहते। शाम से सुबह तक खूब चौकसी रहती, तब कुआं सूना सूना पड़ा रहता। फिर सुनने में आया, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बस चल पड़ी है। रजिया ने पत्थर पर बैठते हुए कहा, ए सोमा, यह बस चलने की क्या अफवाह है? अरे, यह अफवाह नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बस लेकर पाकिस्तान गए हैं। रास्ता खुल गया है, इसलिए एक बार जाकर कुंजरावाले में अपना घर देखना चाहती हूँ। अरे सोमा, मेरी तो मुमानी सास वहीं रहती हैं, मैं भी चलूँगी। हम दोनों उन्हीं के घर रहेंगे, बड़े खानदानी लोग हैं। चलो, अच्छा हुआ, कहीं माँ जाए भी बिछड़ते हैं। अब बेरी की दरख्त के नीचे सिर्फ कुंजरावाले की बात होती थी। एक दिन सोमा ने शर्माते हुए कहा, कुंजरावाले में एक हलवाई की दुकान थी, पता नहीं अब है या नहीं। मैं सुबह दही लेने जाती थी तो हलवाई का बेटा मलाई से दोना भर देता था। पता नहीं अब वह कहाँ होगा। रजिया ने हंसकर कहा, अरे वहीं होगा, जाओगी तो मलाई का दोना लेकर बैठा मिलेगा। रजिया ने सोमा से कहा, चल हट, शर्म नहीं आती? अरे अब वे दिन कहाँ रहे। हम साथ साथ बड़े हो रहे थे, जिंदगानियाँ बिछी हुई थीं। खाली वहाँ तक पहुँचना ही था कि यह मुआ पाकिस्तान बन गया। अरे भाई, गाली तो मत दो, बाकी तो बंटवारे में हमारी भी रजामंदी नहीं थी। अरे तुम्हें पूछने किसका बाप आया था? हम तो प्रजा हैं, बंटवारे के फैसले तो राजा लोग करते हैं। हाँ रजिया, हमने सरहद पर रहकर हमेशा मार कुटाई ही देखी है। हर वक्त एक धड़का लगा रहता है। चलो, अब तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। रहने को ना मिले तो भी अपनी अपनी जन्मभूमि तो देख ही आएंगे। फिर एक शाम जोर के गोले फटने से कुएं पर जिंदगी थम गई। पानी भरने आई औरतें अपने अपने बर्तन उठाए अपने घरों को भाग गईं। कईयों ने तो घड़े वहीं पटक दिए और बच्चों को छाती से लगा कर भागी। रजिया ने उठते हुए कहा, अल्लाह मेरे हबीब को बख्शना। सोमा ने कहा, मेरा मोहन भी मिलिट्री में है, भगवान उसकी रक्षा करना। आसमान की छाती को चीरते जहाज, जमीन की चुप्पी को दो फाड़ करते गोले, बस यही रह गया था। कितने दिन हो गए, कुएं पर कोई नहीं गया। इसी बीच सोमा के बेटे की बुरी खबर आ गई थी। कुआं पूरा भर गया था। सोमा ने अपनी आँखों को अपने आंचल से पोंछकर देखा, फिर कहा, मेरा मोहन मर गया है, मेरा कुआं भी मर गया है। रजिया का हबीब भी अब कहाँ बचा होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।